दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे जीएसटी लास्ट टॉपिक रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है असेसमेंट ऑडिट सर्च सीजर। ओके, तो बहुत सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं और बहुत अच्छी रिवीजन इसमें कवर करने वाला हूं बेटा। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे 25 से 30 मिनट्स जो है आपके बेस्ट रहेंगे, बेस्ट रिवीजन हम करेंगे। चलिए, ओके, नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में गूगल लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये 2 A3 पेजेस में इसकी प्रिंट आउट लीजिएगा। तो बिना कोई देरी से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी रिवीजन। ओके, तो यहाँ ये चार्ट, ओके, ये चार्ट आपके सामने है और ये चार्ट में हाफ पार्ट जो है आपको एक A3 पेजेस पे आएगा और रिमेनिंग हाफ पार्ट A3 पेजेस पे आ जाएगा बेटा। लेकिन अगर ये सभी टॉपिक्स हम रिवाइज कर लेते हैं, असेसमेंट, ऑडिट, ओके, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर वगैरह, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर लिए, तो आपको रेगुलर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, हमारा डिस्कशन एक्सक्लूसिव चार्ट बेटा, मैंने बहुत एफर्ट किए पिछले 2-3 दिन से और हर कंसेप्ट यहाँ पे मैंने अरेंज करने की कोशिश की है एक ही पेज पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिपार्टमेंट की 2 पावर है। मतलब क्या है कि लॉ तो आपने पढ़ लिया, फिर लॉ पढ़ने के बाद डिपार्टमेंट जो है आपने लॉ की कंप्लायंसेस किए नहीं किए, कई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, कई ओके आपने इनकरेक्ट प्रोसीजर तो नहीं किया, कई फ्रॉड तो नहीं किया, तो वो पहले चेक करेंगे। एक्शन तो बाद में लेंगे, पहले चेक करेंगे। तो एक उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है चेक करने के लिए और एक है इन्वेस्टिगेटिव पावर। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डिमांड और रिकवरी, जहां वो एक्शन लेने जा रहे हैं आपके अगेंस्ट में, पहले यहां से चेक कर लिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इन्वेस्टिगेटिव पावर में क्या बेसिक डिफरेंस है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में मतलब क्या कि आपके रिकॉर्ड के बेस पे, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, कंप्लायंस के बेस पे ज़्यादा ओके एम्फोसाइज किया जाएगा और वहाँ से डेटा लेकर जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा कि कहीं कोई टैक्स कम तो नहीं पे हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं मिली, ये सब बातों का एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव में मोस्टली 3 प्रोसीजर होती है। एक असेसमेंट मैकेनिज्म होता है, दूसरा ऑडिट मैकेनिज्म होता है और तीसरा एक्सेस, जनरल इंक्वायरी। एक्सेस मतलब जनरल इंक्वायरी जो सेक्शन 71 में कवर्ड है। और इन्वेस्टिगेटिव पावर, इन्वेस्टिगेटिव पावर में बेटा ओके क्लियर इंटेंशन होता है कि यार ये बंदे ने कुछ छुपाया है, ओके कुछ एविडेंस ऐसे मिले कि कुछ छुपाया हुआ है, ओके तो उसका इंस्पेक्शन करना, या फिर स्ट्रांग रीजन है कि भाई इसने छुपाया ही है तो सर्च सीजर करना। ओके, तो ये इन्वेस्टिगेटिव पावर। इन्वेस्टिगेटिव पावर बेटा मैंने नीचे दिया है, वो नीचे देखेंगे। पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देख लेते हैं जो रिकॉर्ड बेस्ड चेकिंग की जाती है। तो असेसमेंट, असेसमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 211 में दिया है। ओके, असेसमेंट इंक्लूड्स ओके टैक्स लायबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये असेसमेंट माना जाएगा। अब होता है क्या बेटा, पूरे जीएसटी में ओके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो बंदा रजिस्टर्ड होगा या बंदा अनरजिस्टर्ड होगा पर टैक्स लायबिलिटी में आता होगा। अब रजिस्टर्ड होगा तो 2 बातें उसमें हो सकती है, वो रिटर्न दे रहा है, वो रिटर्न नहीं दे रहा है। ओके, तो चलिए पहले तो हम सीधे बंदे की बात करते हैं। सीधे बंदे की बात मतलब वो रजिस्टर्ड है और वो रिटर्न दे रहा है। ओके, तो अपना सीधा सीधा बंदा जो है उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? और जो यहां पे अनरजिस्टर्ड है पर टैक्स लायबल है या फिर रजिस्टर्ड होने के बाद रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट कैसे एक्शन लेगा ये भी हम देख लेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। ओके, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न, भाई रजिस्टर्ड बंदा रिटर्न दे रहा है तो उसको सेक्शन 59 से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 59 में उसको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। ओके, सेल्फ टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, टैक्स पेबल डिटरमाइन करना पड़ेगा, यानी जो भी लॉ हमने पढ़ा था, सप्लाई, ओके टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम, कंपोजिशन स्कीम, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब लॉ पढ़कर खुद सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा और अपना टैक्स देना पड़ेगा और उसको रिटर्न सेक्शन 39 में जीएसटीआर 3 में सबमिट करना पड़ेगा। ये एक सेल्फ असेसमेंट, यानी गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना पहले खुद सेल्फ असेसमेंट कर लो। चलो, उसके बाद में प्रोविजनल असेसमेंट, ये कंसेप्ट इनडायरेक्ट टैक्स में होता है बेटा। प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है। ये जनरली कब किया जाता है, फटाफट पॉइंट से बता देता हूं। प्रोविजनल असेसमेंट इफ टैक्सेबल पर्सन अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू या रेट, ओके तो वो केस में वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए प्रॉपर ऑफिसर के पास अप्लाई करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। प्रॉपर ऑफिसर उस केस को देखेगा और प्रॉपर ऑफिसर अगर उसको ठीक लगा तो प्रोविजनल असेसमेंट 90 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस ऑर्डर या रिजेक्शन ऑर्डर दे देगा। 90 दिन बहुत बड़ा टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, तो ये 90 डेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। और वो यहाँ पे वैल्यू और रेट ऑफिसर डिसाइड करके उसको प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। अगर आपको प्रोविजनल असेसमेंट लेना है तो गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर्ड भी करता है, जहां आपकी बॉन्ड या सिक्योरिटी ली जाएगी। ओके, और सिक्योरिटी 25% ऑफ अमाउंट डिसाइडेड बाय ऑफिसर ओके अंडर बॉन्ड उसके लिया जाएगा। फिर होता है बेटा फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा और बाय प्रॉपर ऑफिसर, पर जॉइंट कमिश्नर उसको फर्दर 6 महीना एक्सटेंशन दे सकता है और कमिश्नर उसको फर्दर 4 ईयर्स तक एक्सटेंशन दे सकता है। अब आपके सामने 2 बातें हो सकती है। फाइनल असेस टैक्स ये मोर देन प्रोविजनल असेसमेंट टैक्स हो तो डिफरेंशियल टैक्स आपको देना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ओके, 2 मिनट।
सॉरी बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम, और यहाँ पे इंटरेस्ट कब से, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट, यानी जो मंथ का प्रोविजनल असेसमेंट होगा उसकी जो ड्यू डेट होगी, यानी 20 तारीख ड्यू डेट होगी, तो 21 तारीख से टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपका प्रोविजनल असेस टैक्स लेस देन, सॉरी, फाइनल असेस टैक्स लेस देन प्रोविजनल असेस टैक्स होगा तो आपको रिफंड मिलेगा, बट रिफंड सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट कब देगी? गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट देगी ओके जब फाइनल असेसमेंट हुआ, उसके बाद आप अप्लाई करोगे रिफंड के लिए, और जिस दिन अप्लाई किया उसके 60 दिन में अगर प्रोसेस नहीं होगा तो फिर 61th डे से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और नेक्स्ट, रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपने जो बॉन्ड के साथ 25% का सिक्योरिटी दिया वो 7 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद में बेटा यहाँ पे ओके यहाँ पे स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न मतलब आपने सेक्शन 59 में रिटर्न दे दिया या प्रोविजनल असेसमेंट कर लिया, अब ऑफिसर अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करेगा और वो जस्ट आपने जो रिटर्न दिया उसका करेक्टनेस वेरीफाई करेगा। तो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61 में ओके, प्रॉपर ऑफिसर शैल वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? वो ढूंढेगा नहीं कहीं पे, जो जो आपने इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रोविजन में, जैसे आपने ईवे बिल दिया, जीएसटीआर 1 दिया, जीएसटीआर 2 ओके, जीएसटीआर 2 दिया, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो बाय लॉ सबमिट किया है उसके वो क्रॉस चेक करेगा। तो जो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही वो स्क्रूटिनी कर सकता है, वो कहीं पे रेड करके स्क्रूटिनी नहीं कर सकता या कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं ला सकता। ओके, तो वो अपना रिटर्न जो है अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पे स्क्रूटिनाइज कर सकता है। ओके, जो भी डिस्क्रिपेंसीज मिली, अगर डिस्क्रिपेंसीज मिली तो प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस देगा और आपको 30 दिन के अंदर उसका यहाँ पे रिप्लाई करना पड़ेगा। आपने जो रिप्लाई किया वो सेटिस्फैक्ट्री है तो ऑफिसर आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा। आपने जो ओके उसने जो डिस्क्रिपेंसीज निकाली वो डिस्क्रिपेंसीज आपको एक्सेप्टेड है तो आप टैक्स और इंटरेस्ट डिफरेंशियल पे कर दो और प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दो ओके स्क्रूटिनी होने के बाद। लेकिन अगर उसने जो डिस्क्रिपेंसीज निकाली वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, आई रिपीट वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर ओके यहाँ पे आपने करेक्ट नहीं किया एक्सेप्ट करने के बाद, तो प्रॉपर ऑफिसर अब आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा और प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनी होने के बाद हो सकता है कि वो आपके केस ऑडिट के लिए भेज दे ओके, क्योंकि उसको और डिटेल में चेक करना है तो 65 में 66 में ऑडिट के लिए भेज दे, या 67 में खुद आके इंस्पेक्शन कर ले, फिर इन्वेस्टिगेटिव पावर यूज कर ले। अभी तक तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज की थी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेटिव पावर यूज कर ले ओके, या फिर वो डायरेक्ट 73 74 के तहत आपके टैक्स डिटर्मिनेशन कर ले ओके, फिर बोनाफाइड और मालाफाइड इंटेंशन जो भी है शो कॉज नोटिस आपको दे दे ओके। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहाँ पे स्क्रूटिनी असेसमेंट। ये तो हुआ ओके एक सीधे साधे बंदे का जिसका यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है रिटर्न दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन बेटा ये जो रजिस्टर्ड है और वो रिटर्न नहीं दे रहा है तो सेक्शन 62 क्या कहता है? अगर रजिस्टर बंदे ने रिटर्न नहीं दिया तो उसको ऑटो जनरेटेड नोटिस जाती है ओके, पीरियोडिकल रिटर्न नहीं दिया या फाइनल रिटर्न नहीं दिया तो सेक्शन 46 में अगर आपको याद होगा तो ऑटो जनरेटेड नोटिस जाती है और वो ऑटो जनरेटेड नोटिस टैक्सेबल पर्सन ओके फेल्स टू फर्निश द रिटर्न विद इन 15 डेज। अगर वो नोटिस के बाद भी 15 दिन में नहीं दे पाया तो फिर उसका यहाँ पे बेस जजमेंट असेसमेंट कर लिया जाता है। ये बेस जजमेंट असेसमेंट की केस यहाँ पे ऑफिसर जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वहां उसकी जो एनुअल रिटर्न की डेट होगी, ड्यू डेट यानी 31 दिसंबर, वहां से 5 साल में कभी भी ये बेस जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। और लेकिन एक अच्छी बात क्या है, ये अच्छी बात यहाँ पे विड्रॉल ऑफ बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। ये विड्रॉल ऑफ बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर क्या है बेटा? ओके, यहाँ पे विड्रॉल ऑफ बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर में ओके अगर ऑफिसर ने बेस जजमेंट असेसमेंट कर लिया और आपने जो है ओके सब रिटर्न भर दिए विद इन 30 डेज, तो ऑफिसर ने जो बेस जजमेंट अपने हिसाब से ऐसी थिंक विद जो भी असेसमेंट किया होगा ओके वो खतरनाक भी किया होगा तो भी वो विड्रॉ कर लेगा ओके, प्रोवाइडेड दैट आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और आपने रिटर्न नहीं दिया है तो ये ऑप्शन आपको मिल सकता है ओके कि बेस जजमेंट असेसमेंट विड्रॉ कर ली जाएगी पर आपसे इंटरेस्ट और लेट फी मांगी जाएगी अलॉन्ग विद टैक्स। चलिए ये तो हुआ सेक्शन 62। उसके बाद में सेक्शन 63 के एक्शन ऐसे बंदे के अगेंस्ट में जो अनरजिस्टर्ड है बट लायबल टू पे टैक्स, मतलब ओके ही फेल्स टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया कोई भी रीजन की वजह से, तो प्रॉपर ऑफिसर ओके वो बंदे ने अगर कोई सप्लाई किया होगा या कोई ट्रांजेक्शन किया होगा तो उसके अगेंस्ट में बेस जजमेंट असेसमेंट लायबिलिटी ओके बना सकता है, बेस जजमेंट असेसमेंट कर सकता है ओके। लेकिन यहाँ पे इशू नोटिस जाएगी बेटा। 62 में क्या था? 62 में ऑटो जनरेटेड नोटिस सेक्शन 46 की चलेगी, इसलिए बाद में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि नोटिस ऑलरेडी चलेगी और 15 दिन में आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। पर यहाँ पे बेटा ओके नोटिस जाएगी, यहाँ 15 डेज टाइम दिया जाएगा फॉर रिप्लाई ओके। जो भी बेस जजमेंट के लिए ग्राउंड्स लिए गए वो ग्राउंड्स का समरी रिपोर्ट अपलोड किया जाएगा ओके कि भाई कौन से बेस पे डेटा कहां से लाया गया और कैसे बेस जजमेंट असेसमेंट किया उसका अपलोड किया जाएगा और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। दूसरी बात बेटा यहाँ पे 5 साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ये बेस जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। अब 62 और 63 में फर्क क्या है? 62 और 63 में डिफरेंस बेटा ये
है कि 62 में जो है यहां पे ओके ऑर्डर विड्रॉ हो सकती है अगर आप रिटर्न देते हो। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे बेटा एक बार बेस जजमेंट असेसमेंट हो गया तो डायरेक्ट बेस जजमेंट असेसमेंट है और डायरेक्ट पेनल्टी का एक्शन सेक्शन 122 में होता है। सेक्शन 122 में डायरेक्ट इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है और कोई ऑर्डर विड्रॉ नहीं होगा। बड़ा खतरनाक है, इसलिए अगर आपको फ्रॉड भी करना है तो रजिस्टर्ड करके आप रिटर्न मत दो तो ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट आपको ऑप्शन तो मिलता है। लेकिन अनरजिस्टर्ड हो और रिटर्न भी नहीं दे रहे हो तो जो बेस जजमेंट हो गया वो फाइनल है बेटा, फिर ओके डायरेक्ट 122 का पेनल्टी लगता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमने देखा असेसमेंट। उसके बाद में बेटा समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या है? ओके अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मिली जहां ये पता चलता है कि ये बंदे की टैक्स लायबिलिटी, हो सकता है ट्रक को रोका गया, हो सकता है बाहर से इंफॉर्मेशन मिली, हो सकता है वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिली, तो ऐसे केस में यहां पे ऑफिसर को पता चला कि ये बंदे की जितनी एक्चुअल लायबिलिटी होनी चाहिए उससे बहुत कम पे कर रहा है और अगर हमने इमीडिएट एक्शन नहीं ली तो रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है, तो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर ओके इनका परमिशन लेके ये समरी असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। लेकिन बाद में अगर पता चलता है कि समरी असेसमेंट ऑर्डर इरोनियस है तो वो अपना समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर देंगे ओके विद इन 30 डेज और यहां पे जहां तक 73-74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे। और डीम टैक्सेबल पर्सन, अगर समझ लो कोई ओके टैक्सेबल पर्सन इज नॉट असर्टेनेबल और गुड्स ऐसा गुड्स पता चला कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया और वो ड्राइवर है या कोई भी बंदा है लेकिन उसका ओनर का नाम सामने नहीं आ रहा है, तो जिसके पोजीशन में गुड्स है वो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पूरा असेसमेंट प्रोसीडिंग हमने देखा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा ओके असेसमेंट कंसेप्ट रिवीजन जो है पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे ऑडिट। ऑडिट यहाँ ऑडिट का मीनिंग जो दिया है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न, जो सेक्शन 213 में दिया है, रिटर्न या अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस एक्ट आल्सो वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टैक्स पेड, रिफंड क्लेम, आईटीसी ओके और वॉट एवर द अदर कंप्लायंसेस मेड अंडर दिस एक्ट, उसको कहा जाता है ऑडिट। ओके जीएसटी में 3 टाइप के ऑडिट की प्रोविजंस रखी है। कौन से 3 टाइप के ऑडिट की प्रोविजन रखी है? सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट, तो सेक्शन देख लो, सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, 60 प्रोविजनल असेसमेंट, 61 स्क्रूटिनी असेसमेंट, 62 ओके यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, 63 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, 64 समरी असेसमेंट, 65 देखो डिपार्टमेंटल ऑडिट। डिपार्टमेंटल ऑडिट क्या होता है कि बहुत सी बार ओके आपका स्क्रूटिनी हुआ और स्क्रूटिनी में डिस्क्रिपेंसीज पता चली तो डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है, या फिर ओके गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से अब आएगा जीएसटी में, पर जब भी है फ्रीक्वेंटली जो है और डिपार्टमेंट ऑडिट कर सकता है, पीरियोडिकली और फ्रीक्वेंटली नहीं पीरियोडिकली डिपार्टमेंटल ऑडिट कर सकता है जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व है। ओके ये डिपार्टमेंटल ऑडिट कब होते हैं बेटा? देखो यहाँ पे ये ऑडिट जो है कमिश्नर ऑथराइज करता है या कमिश्नर ऑथराइज ऑफिसर खुद होकर ऑडिट करेंगे और ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के होंगे। ख्याल रखना ये पूरे पढ़ते वक्त रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन बोला तो स्कोप लिमिटेड हो जाता है और टैक्सेबल पर्सन मतलब वो भी पर्सन हो जाए जो रजिस्टर्ड नहीं है बट लायबल टू रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ली जा सकती है। तो पढ़ते वक्त ध्यान देना आरपी है या टैक्सेबल पर्सन है, टीपी है। तो ऐसे केस में अगर जिसका भी ऑफिस रजिस्टर्ड पर्सन का यहाँ पे ऑडिट करवाना है उनको 15 दिन प्रायर नोटिस दी जाएंगे कि भाई आपका ऑडिट होगा ना। ऑडिट पीरियड जो है पूरा फाइनेंशियल ईयर भी लिया जा सकता है या क्वार्टर भी लिया जा सकता है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में ओके सेक्शन 35 में फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, पर यहाँ पे नहीं, डिपार्टमेंट मंथली भी कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है या फिर पूरा फाइनेंशियल ईयर भी लिया जा सकता है। उसके बाद में टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ओके डेट ऑफ कमेंसमेंट में 3 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए, जिसका एक्सटेंशन और 6 महीने मिल सकता है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कब बोला जाएगा? क्योंकि वहां से 3 महीने निकाले जाएंगे, तो जिस दिन आपने सभी इंफॉर्मेशन और डेटा रिकॉर्ड्स अवेलेबल करवा दिए ओके, या फिर ओके यहाँ पे आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे डिपार्टमेंट आया ओके, एक तो डिपार्टमेंट के ऑफिस पे ऑडिट हो रहा होगा तो आपने पूरे रिकॉर्ड दे दिए, या फिर ओके ऑफिसर जो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आया होगा वहां से 3 महीना लिया जाएगा, कमेंसमेंट कहा जाएगा। कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट जो है यहाँ पे रजिस्टर, जब भी ऑडिट कंडक्ट होगा तो रजिस्टर पर्सन की कुछ जिम्मेदारी है। रजिस्टर पर्सन शैल फैसिलिटेट द वेरिफिकेशन ऑफ accounts and record, provide information authority as required and render the assistance to the proper officer। और यह प्रॉपर ऑफिसर जो है, हाँ एक पॉइंट रह गया प्लेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या हो सकता है? ऑडिट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन आपके प्लेस पे भी हो सकता है या डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी ये ऑडिट हो सकता है। उसके बाद में बेटा ऑडिट फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन इंटीमेट किए जाएंगे और 30 दिन में उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर इस ऑडिट में पता चला कि कोई टैक्स अवॉइडेंस हुआ है या इवेजन हुआ है या रॉन्ग आईटीसी अवेलमेंट हुआ है तो 73-74 की एक्शन ली जाएगी। ओके तो सेक्शन डिमांड एंड रिकवरी की वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट। ओके कौन से सिचुएशन में ड्यूरिंग कोई स्क्रूटिनी चालू है, हाँ ये ख्याल रखना स्पेशल ऑडिट कब होता है? कोई स्क्रूटिनी चालू है डिपार्टमेंट की, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और एनी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की चालू है, उसमें पता चला कि भाई वैल्यू करेक्टली बताया नहीं गया है या रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी लिया गया है, तो यहाँ पे जो है ये स्पेशल ऑडिट
ऑडिट किए जाएंगे। तो स्पेशल ऑडिट दो ही केस में वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है या रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। नाउ यहाँ डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, ओके ऑडिट डायरेक्शन या कमिश्नर ओके देगा और कमिश्नर कहेगा कि भाई ये बंदे पर्टिकुलर बंदे की बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड्स ऑडिट करवा लो। नोट, एक ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट है। मतलब हो सकता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया होगा, हो सकता है डिपार्टमेंटल ऑडिट हो गया होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्पेशल ऑडिट ये अलग ही रहेगा, इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में स्पेशल ऑडिट जो करेगा वो सीए में नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर करेगा, जिसको 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जो फर्दर एक्सटेंडेबल टाइम है 90 डेज। ऑडिट एक्सपेंसेस यहाँ पे असेसी बेयर नहीं करेगा, मतलब रजिस्टर पर्सन बेयर नहीं करेगा, ऑडिट एक्सपेंसेस जो है डिपार्टमेंट बेयर करेगा, कमिश्नर। और यहाँ अगर टैक्स अवॉर्डेंस से रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी डिटेक्ट हुआ तो 73 74 की प्रोसीडिंग की जाएगी। और स्टैट्यूटरी ऑडिट सेक्शन 35(5) मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ, और क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में, जहां पे 2 करोड़ के ऊपर आपको सीए से स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, और 18 19 19 20 के लिए 5 करोड़ का लिमिट दिया गया है, जहां आपको ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। ओके, रिकॉर्ड्स में मैंने बताया है। एडमिनिस्ट्रेटिव में असेसमेंट हो गया, ऑडिट हो गया। चलो बेटा एक्सेस ले लेते हैं। एक्सेस टू द बिजनेस प्रीमाइसेस, देखो एक्सेस का मतलब क्या है कि इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है या सर्च नहीं हो रहा है, एक जनरल इंक्वायरी, भाई चलते फिरते ऑफिसर आ रहा है ओके, और वो देख रहा है कि आपने बराबर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए क्या। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि आपने फ्रॉड ही किया होगा, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया है, लेकिन जस्ट एक जनरल इंक्वायरी जो है आपके बिजनेस प्लेस पे आके की जाती है, जिसको कहते हैं एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस सेक्शन 71 में। ओके, ख्याल रहे यहाँ पे ओके ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर पर ये भी एक्सेस करना है तो आप एम्पावर ऑफिसर होने चाहिए। ओके, यानी हो सकता है कि एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इनसे अथॉरिटी लेके आपने रजिस्टर पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके जनरल इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप एक्सेस करके क्या करोगे, ऑफिसर क्या तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, सही चल रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर या अदर कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर सही चल रहे हैं क्या, या अदर थिंग्स जो एज पर लॉ सही चलनी चाहिए, तो वो जनरल चेक करेगा। ओके, और पर्सन इंचार्ज जो भी बंदा होगा, अकाउंटेंट, मैनेजर, जो भी डायरेक्टर, जो भी पर्सन इंचार्ज होगा, वो सभी तरह से यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड इस ऑडिट पार्टी को या इस ऑफिसर को सबमिट करे। ओके, और रिकॉर्ड में क्या क्या, तो कौन क्या क्या देखा जाएगा जनरल चेक में, तो जनरल चेक में आपका ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये जस्ट जनरली ये रिकॉर्ड्स वो चेक करेंगे। तो ये हुआ बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब इन्वेस्टिगेटिव पावर, इन्वेस्टिगेटिव पावर मतलब हमारे पास रीजन है कि कुछ तो छुपा है बेटा और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो वो केस में इन्वेस्टिगेटिव पावर। तो इन्वेस्टिगेटिव पावर बेटा यहां पे दिया गया है। ओके, चैप्टर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इनफ, आपको रेगुलर पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना भी पढ़ लिया तो दैट्स इनफ। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 67 तो हमने देख लिया बेटा, सेक्शन 65 66 ओके, और नीचे 67 देख रहे हैं। ओके, देखो सेक्शन भी लर्न हो जाएंगे अगर आप ये चार्ट करोगे तो। ओके, यहाँ पे देखो सेक्शन 67 में 1 में इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है भाई, एग्जामिनिंग समथिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर हु हैज रीजन टू बिलीव। ओके, मतलब जिसके पास रीजन टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब कैसा कि भाई ऐसे कुछ बाहर के एविडेंस ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि यार तो टैक्स की चोरी हुई है या टैक्स छुपाया गया है। ओके, तो रीजन हमारे पास तूने छुपाया ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, लेकिन अदर ऐसे सर्कमस्टेंसेस सामने आ रहे हैं कि जिसकी वजह से लग रहा है कि तूने कुछ गड़बड़ की है, तो वहां इंस्पेक्शन 67(1) में कैरी आउट हो सकता है। तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है सर्कमस्टेंसेस। तो ज्वाइंट कमिश्नर ये इंस्पेक्शन करेगा, ओके, या उसका ऑथराइज पर्सन इंस्पेक्शन करेगा, जहां रीजन टू बिलीव होना जरूरी है कि कौन से एविडेंस ऐसे सामने आए। ओके, रीजन टू बिलीव होना जरूरी है, तो कौन सा, देखो अगर टैक्सेबल पर्सन का, यहाँ पे रजिस्टर पर्सन नहीं का है, टैक्सेबल पर्सन का है, मतलब ये स्कोप जो है उसका भी इंस्पेक्शन हो सकता है। ओके, ध्यान सुनिए, उसका भी इंस्पेक्शन हो सकता है, जो रजिस्टर्ड है उसका भी इंस्पेक्शन हो सकता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है पर लायबल टू रजिस्टर्ड है। तो कब ये इंस्पेक्शन किया जा सकता है, एग्जाम में 4 केसेस पूछी जा सकती है। उसने कोई सप्लाई का ट्रांजैक्शन सप्रेस किया, बताया नहीं, गुड्स और सर्विसेज छुपाया गया ट्रांजैक्शन, या अगर स्टॉक होगा तो वो स्टॉक जो है स्टॉक सप्रेस किया गया, या आईटीसी एक्सेस क्लेम किया, या कोई भी इस एक्ट की प्रोविजन कॉन्ट्रावेन की गई, तो वो टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा। फिर एक सवाल आता है, सर ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइस का या वेयरहाउस के कीपर के प्रीमाइस का भी इंस्पेक्शन हो सकता है कि यस, ये पावर दी गई है। इनके अगेंस्ट में इंस्पेक्शन कब हो सकता है कि भाई उन्होंने कुछ गुड्स इस तरह से रखे जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया, या गुड्स या अकाउंट्स इस तरह से रखे गए कि टैक्स छुपाने की कोशिश की गई, यानी गुड्स और अकाउंट्स इन मैनर लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स, छुपाने की कोशिश की, तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ पे ओके इंस्पेक्शन किया जाएगा। नाउ सेक्शन 67(1) में इंस्पेक्शन जो है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का किया जाएगा, जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है आपके प्रीमाइस पे आगे, मतलब टैक्सेबल पर्सन के प्रीमाइस पे आके, ट्रांसपोर्टर के या वेयरहाउस कीपर के गोडाउन में आके ये इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 68 जो है एक इंस्पेक्शन है गुड्स इन मूवमेंट, यानी ऊपर क्या था, ऊपर इंस्पेक्शन है बिजनेस प्लेस की। ओके, ये इंस्पेक्शन है गुड्स इन मूवमेंट। ओके, तो ये सेक्शन 68 अगर आपको याद होगा तो ईवे बिल में हमने डिस्कस किया था, जिसकी रिवीजन मैंने ऑलरेडी डाली है। तो ईवे बिल में हमने क्या देखा था बेटा, ओके कि भाई सेक्शन 68 से सोर्स मिलता है
देखो ये क्या कहता है, इंस्पेक्शन कैन आल्सो बी डन ऑफ कन्वेंस, कोई भी कन्वेंस का इंस्पेक्शन कर सकता है, ऑफ कंसाइनमेंट कैरिंग मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब 50,000, ईवे बिल में 50,000 लिमिट दी है। ओके, तो आपके इंस्पेक्शन में क्या होगा, तो आपके प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट यानी ईवे बिल चेक करेंगे। ओके, या डिवाइस यानी वो यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस होगा तो उससे डेटा एक्सेस करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और ये इंस्पेक्शन के लिए ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन नहीं चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, ये जो है इंस्पेक्शन के लिए ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन नहीं चाहिए। ये था 67(1) और 67(2) सर्च एंड सीजर। ओके, सर्च एंड सीजर मतलब क्या, अब यहाँ पे सर्च का मतलब ओके एन अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, सर्च मतलब अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, डिस्कवर एविडेंस ऑफ क्राइम, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये बंदे ने क्राइम किया है पर एविडेंस चाहिए यार। ओके, पूरी तरह से क्लियर है कि समझ में आ रहा है कि क्राइम किया पर एविडेंस चाहिए, तो वो केस में सर्च होता है। सर्च को थोड़ा रेड कहा जाता है, सीवियर एक्शन होती है। ओके, जैसा इंस्पेक्शन सॉफ्ट एंड एक्शन होती है तो सर्च एक सीवियर एक्शन होती है। ओके, यानी इंस्पेक्शन यानी सर्वे हुआ, और सर्च मतलब ओके पूरा लॉक वॉक कर दिया बेटा, सबको अंदर डाल दिया। ओके, तो रेड मूवी देखना तो आपको समझेगा किस तरह से सर्च होता है। रिक्वायरमेंट, सर्च करना है तो सर्च वारंट चाहिए ज्वाइंट कमिश्नर का, उसके बाद में 2 लेडी ऑफिसर साथ में चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए, पंचनामा वगैरह होगा। ओके, तो ये प्रोसीजर बुक में दिए, पढ़ लेना, पर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अब ऑफिसर के पास पावर क्या, ऑफिसर जो है प्रीमाइसेस का सर्च करेगा, और अगर गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो गए तो वो गुड्स को सीज कर लेगा, डिटेन कर लेगा। लेकिन बेटा सर्च और सीजर, ओके सीजर जो है यहाँ पे गुड्स का होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स का होता है, सब डॉक्यूमेंट वो सीज कर लेगा, बुक सीज कर लेगा, थिंग्स सीज कर लेगा। ओके, नीचे मैंने टेबल में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेंशन यानी क्या होता है, सीजर यानी क्या होता है, किसका किसका डिटेंशन और सीजर हो सकता है, कॉन्फिस्केशन, अरेस्ट तो नीचे हम टेबल में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सर्च में जरूरत पड़े तो आपका ओके डोर ब्रेक कर सकते हैं, अलमीरा बॉक्स वगैरह जो भी जिसको लॉक लगा है वो ब्रेक ओपन कर सकते हैं। ओके, प्रीमाइसेस को सील कर सकते हैं, किसी को आने जाने नहीं देंगे। आपके पास सेफगार्ड क्या है, आपके पास सेफगार्ड ये बेटा कि अगर कोई गुड सीज कर लिया गया तो शोकॉज नोटिस की 30 दिन के अंदर या 6 महीने विच इज लेटर वो सीज गुड्स जो है आप कहोगे कि अभी वापस रिलीज करवा सकते हो। ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज ले सकते हो, इन्वेंटरी ऑफ सीज गुड्स टू बी मेड बाय ऑफिसर, उसने जो इन्वेंटरी ओके बनाई उसका भी डिटेल्स आप ले सकते हो। तो ये था बेटा यहाँ पे रिगार्डिंग टू क्या, सर्च एंड सीजर। ओके, जो समरी में मैंने कवर किया, अरेस्ट, अरेस्ट सेक्शन 69 में कवर्ड है। ओके, कमिश्नर हु हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑथराइज, ओके रीजन टू बिलीव, जिसके पास रीजन है कि कुछ बंदे ने ऑफेंसेस किए, सेक्शन 132 के, वो ऑफेंस एंड पनिशमेंट में पड़ा होगा, तो 132 के ऑफेंसेस किए और अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो वो अरेस्ट कर सकता है, टैक्सेबल पर्सन हो, ट्रांसपोर्टर हो या वेयरहाउस कीपर हो। ओके, वो उनको अरेस्ट कर सकता है। ओके, जहां तक 72 की बात करें बेटा, 72 में जब ऑफिसर कोई यहाँ पे अरेस्ट करने जा रहा है या कुछ भी एक्शन लेने जा रहा है तो अदर ऑफिसर, पुलिस है, रेलवे है, कस्टम ऑफिसर है या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर है, वो इनको हेल्प करेंगे। चलिए अब ये नीचे का टेबल फटाफट देख लेते हैं। देखो बेटा, जब भी रेड होती है, इंस्पेक्शन होता है तो कौन कौन हमको मिलते हैं, गुड्स दिखता है, बुक्स दिखती है, अदर थिंग्स कंप्यूटर वगैरह है। ओके, पर्सन होता है, ओके जो वहाँ ऑथराइज या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कन्वेंस है, कन्वेंस का इन मूवमेंट अगर सर्च हो गया तो उसके बाद में अब आते हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर में ओके वही कन्वेंस भी है और ट्रांसपोर्टर भी है, तो ट्रांसपोर्टर भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। उसके बाद में वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं, हेवी गुड्स पड़े हुए हैं, और वेयर हाउस कीपर भी होता है, तो लोग इन्वॉल्व होते हैं, गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, बुक्स इन्वॉल्व होते हैं, थिंग्स इन्वॉल्व होती है। तो डिटेंशन किसका होता है बेटा, पहली बात तो डिटेंशन मतलब क्या कि आपको गुड्स का एक्सेस नहीं देते, टेम्पररी सीज नहीं करते, उसको सील विल नहीं लगता है। ओके, टेम्पररी जो है ओके गुड्स को बाजू में और एक्सेस नहीं करने देते जब तक आप परमिशन नहीं लेते हो। ओके, तो ऐसे केस में डिटेंशन सॉफ्टवेयर एक्शन है देन सीजर। ओके, तो डिटेंशन गुड्स का होगा टेम्पररी इंक्वायरी के लिए, बुक्स का भी हो सकता है, अदर थिंग्स का भी डिटेंशन हो सकता है, पर पर्सन को डिटेन नहीं करते बेटा। ओके, पर्सन को यहाँ पे जो है अरेस्ट करते हैं, डिटेन नहीं करते हैं। उसके बाद में कन्वेंस को डिटेन किया जा सकता है, ओके ट्रक वगैरह को, अगेन ट्रांसपोर्टर पर्सन है उसका नहीं होगा। हाँ, वेयरहाउस गुड्स में जो हेवी गुड्स या वेयरहाउस गुड्स रखे उनका भी डिटेंशन हो सकता है, लेकिन वेयरहाउस कीपर का डिटेंशन नहीं हो सकता। ओके, ये हमने डिटेंशन के कुछ पॉइंट्स भी मैंने दिए, आप पढ़ सकते हो। ओके, डिटेंशन में खास बात क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है गुड्स की और बुक्स की। ओके, यहाँ पे डिटेंशन में ओनरशिप ओनर के पास ही होती है। सीजर, सीजर बेटा जैसा यहाँ पे ओके एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग बाय फोर्स, फोर्सफुली आपसे लेते हैं, सील कर देते हैं वगैरह। ओके, हो सकता है वो लेके भी आ भी रहे, लेकिन सीजर में ओनरशिप स्टिल ओनर के पास होती है। कॉन्फिस्केशन में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ओनरशिप स्टिल ओनर के पास होती है। ओके,
और इंक्वायरी और इंस्पेक्शन में सीजर किया जाता है। मैनर ऑफ रिलीज, ओके, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैनर ऑफ रिलीज, ओके, अगर आपका गुड सीज कर लिया गया तो कैसे आप रिलीज करवा सकते हो? एक प्रोविजनल बेसिस पे, मतलब क्या कि आपको कोई भी हालत में वो गुड्स चाहिए तो आप गए और कि आपने बॉन्ड दे दिया कि सर मैं ये बॉन्ड ले लो, मेरे से सिक्योरिटी ले लो, पर मेरा गुड्स वापस कर दो। ओके, आपको जो एक्शन लेना है फ्यूचर में ले लेना, या फिर टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी देके आप अपना गुड्स रिलीज करवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स, ओके, ऐसे केस एक्चुअल रिटर्न का आपको इश्यू ऑफ नोटिस विद इन 6 महीने के अंदर अगर कोई नोटिस नहीं दी गई, आई रिपीट 6 महीने के अंदर अगर कोई नोटिस नहीं दिया गया तो ऐसे, और एक्सटेंडेड पीरियड 6 महीना, तो वो गुड्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं, आपको वापस मिल जाता है। और डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय प्रॉपर ऑफिसर एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर गुड्स पेरिशेबल गुड्स है, हजार्डियस गुड्स है, या स्टोरेज स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या डेप्रिसिएशन इन वैल्यू हो रही है, या अदर कोई रीजन होगा, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर वो गुड्स को डिस्पोज कर सकता है। कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन की 4 केसेस है बेटा, ओके, जो मैं ऑफेंस एंड पनिशमेंट में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 मिनट में बता देता हूं। ओके, गुड सप्लाइज और रिसीव्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट, ओके, जहां टैक्स इवेजन हो रहा है, अनअकाउंटेड गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो सकता है। सप्लाइड गुड्स आर लायबल टू टैक्स, ओके, लायबल टू टैक्स, पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो वो केस में कॉन्फिस्केशन होता है। कॉन्फिस्केशन ऑलवेज गुड्स का होता है, जैसे सीज बेटा बुक्स का भी होता है, थिंग्स का भी होता है, लेकिन कॉन्फिस्केशन सिर्फ गुड्स का होता है। आई रिपीट, गुड्स का होता है, जो यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स होते हैं। तो ये गुड्स फिर वो टैक्सेबल पर्सन के हो, या ट्रांसपोर्टर के हो, या वेयर हाउस कीपर के हो, गुड्स का कॉन्फिस्केशन होता है जहाँ ओनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ ओनरशिप ओके गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद में बेटा समन, समन बेटा यहाँ पे किसी का प्रेजेंस चाहिए तो समन, समन और अरेस्ट ये पर्सन के अगेंस्ट में होते हैं, इसलिए सब जगह क्रॉस दिया है, और जहाँ पर्सन है ओके उनके अगेंस्ट में समन दिया जाता है। ओके, समन आपको लीगली दिया जाता है, और आपको या आपके रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है, और बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ ऑफ सप्लायर्स मैटर, यानी उनको ट्रूथ बताना पड़ेगा। और अरेस्ट, अरेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अरेस्ट पर्सन का होता है। और ऐसे ऑफेंसेस, ओके, ऐसे ऑफेंसेस जो सेक्शन 132 में स्पेसिफाइड है, और उसकी अमाउंट अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो वो केस में अरेस्ट किया जाएगा। ओके, और इसकी अथॉरिटी स्पेशली कमिश्नर से लेनी पड़ेगी। तो बेटा इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा रिवीजन कंप्लीट किया। आई होप आपको ये रिवीजन बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, आई होप आपको ये रिवीजन बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। तो बस इतना ही कहूँगा कि रिवीजन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट मेरे लिए नहीं बेटा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 17 साल से जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, ओके, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके कमेंट पे दूसरे स्टूडेंट्स भी देखेंगे और उनको भी फ़ायदा हुआ, और आपका फ़ायदा हुआ तो उनको भी फ़ायदा चाहिए। तो चलिए, थैंक यू बेटा, मैं नेक्स्ट रिवीजन लेके आऊँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।